ये सही बात है कि पशु की यहाँ से बाहर ले जाने की प्रथा काफ़ी समय से चल रही है। हमारी सरकार इस बारे में गंभीर है, निश्चित रूप से इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। देखा गया है कि हमारे कई लोग पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनको कोई बेला बारिश नहीं होता। कई लोग तो उनको गौ सदनों में लेकर जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमने गौ सदन में भी जो गाय एक पालेगा उसको 700 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी प्रकार से पशुओं की चोरी इस प्रदेश से हो रही है। हम चाहेंगे कि कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड हम इसमें समाधान ढूंढे, ताकि जब ये हमारी सड़कों से गुजरे तो पता लग जाए, जब किसी टोल टैक्स पर खड़े हों तो ये पता लग जाए कि ये पशु इसमें से जा रहे हैं, क्या ये वैध पशु है, नहीं है। इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस बारे में सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बिल्कुल सही कहा माननीय सदस्य ने। इसमें 7 साल से कम की सजा है, और इसलिए इसकी गिरफ्तारी का नोटिस भी दिया गया है, और जो अभियुक्त है उसकी पूरी जांच हम कर रहे हैं। पशुओं को जो शिकायत करता है उसको सौंपा गया है। निश्चित रूप से जब हमने इसको गिरफ्तारी का मालिक को ही सौंप दिया होगा, लेकिन जो भी इसमें गिरफ्तारी का नोटिस दिया गया है, गिरफ्तारी के नोटिस के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उन सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री तो पूरा इनकी बातों का भी जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना लाना चाहता हूं, विपक्ष के नेता जिन्होंने आपदा की शुरुआत की थी वो तो बैठे ही नहीं यहाँ, वो तो एब्सेंट ही पाए गए यहाँ, वो एब्सेंट पाए गए। अब कितने सीरियस है ये आपदा के प्रति? 4 दिन तक आपने चर्चा की और विपक्ष के नेता यहाँ पाए नहीं गए जब जवाब देने की बारी आई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए ये मुद्दे उठाता है, इनके पास कोई ठोस बात नहीं होती है। कई भागों में बटी हुई बीजेपी है, इसलिए यहीं भी कई एक बार विपक्ष के नेता हाथ खड़ा करते तो 4 हाथ और खड़े हो जाते। तो मेरा ये मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो विपक्ष के नेता अगर अंदर बैठते और उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर जवाब देते तब बाहर जाते तो भी पता लगता, यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो रिनाउंड कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनकी एक कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई है, और उसकी मीटिंग होती रहती है। जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, उन्हीं से पता लगा कि हमें कैंसर के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ना है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट तकरीबन 300 करोड़ की लागत से हमीरपुर में खोला जा रहा है, जिसमें सिर्फ कैंसर से ही संबंधित इनिशियल स्टेज में, फिर पिछले उसका डायग्नोज कैसे करना है, उस सब दृष्टिकोण से भी हम बजट का उसमें प्रावधान कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि तब इनिशियल स्टेज पर हम IGMC शिमला में लीनियर एक्सीलेटर जो उसके इलाज के लिए यूटिलाइज होना है, पैट स्कैन जो इनिशियल स्टेज में हमें पता बताता है कि कैंसर होना है, और लेटेस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारी सरकार खर्च कर रही है। हमारी सरकार का मुख्य औचित्य जो है इस बार 3000 करोड़ के मेडिकल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट खरीदना है, और अच्छी इलाज हो, इनिशियल स्टेज पर पता लगे। इस बारे में सरकार गंभीर है। कीटनाशक दवाएं और इन यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करके भी हमारी सेहत पर फर्क पड़ रहा है, और इसीलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया है। और जो स्प्रे होता है ऊपर, वो कई प्रकार का स्प्रे अब मिक्स हो रहा है, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनियां नहीं हैं वो भी स्प्रे कर रही है। हमारे इसमें भी हम ध्यान रखेंगे। मैं माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से चाहूँगा कि एक एम्पैनलमेंट इसका किया जाए कि कौन सी कंपनियों से हमें भविष्य में मेडिसिन खरीदनी है। तो कई चीज़ें हैं कैंसर से संबंधित, इस सब की स्टडी की जा रही है, और इसकी एक स्टेट लेवल पर पहली बार एक कमेटी बनाई है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में सभी को इन्वॉल्व करके इस दिशा में हम आगे बढ़ा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राकेश कालिया जी ने एक बच्चे का मामला उठाया है। सरकार के पास जो भी संसाधन है उस बच्चे की मदद के लिए हम करेंगे, और जो उनको फंड देना होगा, जो नियमों के परिधि में आता होगा, उतना पैसा हम उनको देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कैंसर की पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर पेशेंट का आधार देखा जाए तो 2nd नंबर पर हम आए। हम कैंसर का रोग का उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आने वाले अक्टूबर महीने में पैट स्कैन लागू कर दिया जाएगा, और उसकी
टांडा में भी पेट स्कैन आ जाएगा ताकि बच्चों को इनिशियल स्टेज पर अपने कैंसर का पता लग जाए, इतना भागना ना पड़े। जो इन्होंने मदद की बात की है, सरकार उसका ध्यान रखेगी। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने का नाबार्ड से अनुमति प्राप्त करने के बारे में बात की थी और चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बात की थी। निश्चित तौर पर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई विधायक अगर अपनी प्रायोरिटी देगा कि इसको इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे लिए खरीदी जाए, तो जो उनकी बैलेंस लिमिट है उसमें से इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदी जाए। बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से टैक्स इकट्ठा करती है, उसके बाद हमारे को पैसे देती है। लेकिन नाबार्ड के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि ये भी लोन है, नाबार्ड कोई ग्रांट नहीं है। जो ये कहते रहते इतने 1000 करोड़ का लोन हो गया, तो उसमें भी नाबार्ड एक पार्ट है। नाबार्ड के लोन की एक सीमा है और मैं बताना चाहूँगा इसलिए उस सीमा को तय किया जाता है कि उसको बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया जाए, ताकि पिछली जो स्कीमें हैं उन योजनाओं को भी धन की कमी ना रहे। इनके क्षेत्र में ये कहना गलत है कि हमारी डीपीआर नहीं बनाएगी। आपके क्षेत्र की हमारे समय से लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ 1/1/2023 से 7 डीपीआर बनाएगी। ये शब्द आपके गलत है कि हमारी डीपीआर नहीं बनाएगी। 7 डीपीआर में इनकी एक स्वीकृति अभी हुई है जो तकरीबन 4.5 करोड़ की है और 27 करोड़ रुपया इनका बैलेंस है। मैं चाहूँगा कि अगर आपका ये बैलेंस रहेगा हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। हमने तो बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के नितिन गडकरी जी को ये कहा कि आप छतरी से लेकर, जो कि इन्होंने भी बात की, थुनाग वाले रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी में सीआरएफ में डाला जाए, क्योंकि वो अगर आप नाबार्ड की सड़क से डालोगे तो वो उतना पूरा नहीं होगा। वहाँ कम से कम 100-150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, जो वो मेन लाइफ लाइन है विधानसभा क्षेत्र की। तो भेदभाव का तो सवाल ही कोई नहीं है। बाकी जो आपकी 27 करोड़ की बैलेंस है आप भेज दीजिए। डीपीआर आपकी नाबार्ड में हमने पोस्ट कर दी है।